This call is now taking notes. This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको करे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, थेरेपिस्ट हैं और एक्यूप्रेशर में 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो YouTube में वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के अपने सपने हैं, विचारक हैं, और उनका जो मोटो है वो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। और इसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन
समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग संडे को और मंडे को 2 दिन हम लोग स्पेशल क्लासेस में अपनी बातें कहते हैं, और मुझे लगता है कि हम इस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, और ये कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी जो भी एक्यूप्रेशर विधा है ये हमारे केवल हमारे तक सीमित न रहे, सबके बीच फैले। जब फैलेगी तो उसका लाभ सब पीड़ित मानवता को मिलेगा, और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, और इसके माध्यम से जो एक्यूप्रेशर का सिस्टम है या विधा है वो अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मली चाइनीज पर चर्चा किया था, हम लोग आज आयुर्वेदिक पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आयुर्वेदिक पर हम लोग चरक 2 एक अच्छी किताब है, हम लोग की जानकारी में है। चरक 2 और चरक 1 दोनों एक ही किताबें थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चरक 1 की किताब बड़ी मोटी होने लगी तो उसको चरक 1 और चरक 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। चरक मूलतः चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का एक ऐसी किताब है जिसको हम आयुर्वेदिक किताब की श्रेणी, आयुर्वेदिक अच्छी किताबों में मानते हैं, क्योंकि चरक और सुश्रुत संहिता के रूप में है। तो वो चरक संहिता उसका और एक सुश्रुत संहिता नाम है। तो वो जो संहिताएं हैं उनके आधार पर इन किताबों में उनके सूक्त वाक्य या उनके श्लोक लिखे गए हैं, और इन श्लोकों में जहां तक आप देखेंगे, अगर कहीं श्लोक मिलेगा आपको, चरक 1 में तो खूब श्लोक मिलते हैं, तो वहां पर H जहां लिखा हुआ है इसका मतलब कि चरक संहिता और वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका, तो वो वॉल्यूम 1 है, और जहां H2 लिखा हुआ है वो वॉल्यूम 2 है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चरक संहिता जो हमारे ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है उसके मूल श्लोकों को लिया गया है, और उसी के विचार को, उसी कंसेप्ट को लिया गया है। तो H माने कि चरक संहिता का वॉल्यूम 1 और H2 माने चरक संहिता का वॉल्यूम 2। इसमें मान लीजिए कम श्लोक आए होंगे तो उसी के बेसिस पर इन पे हुआ। तो यानी पहला सिद्धांत है आयुर्वेद का कि जो हमारा द्रव्य है उसका कोई गुण है और उसका कोई कर्म है, और फिर सामान्य विशेष की अवधारणा है, जैसे इन यांग की अवधारणा थी। फिर हमारे पास क्या है, समवाय माने हमका सब सारी चीजों का समूह। तो ये द्रव्य कहता है, ये द्रव्य सबको यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय तद्द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा बिल्कुल तय है। यत्राश्रिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिस पर आश्रित है, और जो समवायी कारण है ये क्या है, ये हमारा समवायी कारण क्या है, ये द्रव्य ही है, द्रव्य की वजह से ही समवायी है। तो हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 4 के शायद स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 4 के हैं। और हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं, समवायी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और वो भी 4 सेमेस्टर कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इसको ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी हम उपचार करने जा रहे हैं उसमें द्रव्य और उसके गुण और उसके कर्म, इन्हीं का समूह रूप से सबका सब प्रभाव होता है। तो द्रव्य अपना द्रव्य प्रभाव अपना लेता है जो द्रव्य का है, और अपना उसके गुण, द्रव्य के जो गुण होंगे उनका प्रभाव, और जो उसके कर्म होंगे उनका प्रभाव। इसलिए हम लोग कभी कभी, आप यह आश्चर्य मत करिएगा, चार माने जल, देखिए जल लिखा हुआ है, जल के कुछ गुण होंगे, शीतलता प्रदान करना, ये सब उसके गुण के रूप में है ना, कि शीतल होगा। तो ये गुण है, वो दोनों को जोड़ता होगा, ये भी उसका गुण है। वो विषंत होगा, मतलब विष
को निकालता होगा, टॉक्सिन को निकालने वाला होगा, ये सब गुण के रूप में है। और यहाँ क्या है, उत्क्लेद मॉइस्चन करता होगा, स्नेह लुब्रिकेशन करता होगा, चिकना करता होगा, बंधन कोहेजन बंधन करता होगा, दोनों को जोड़ता होगा, विषंद डिटॉक्सिफिकेशन करता होगा। मार्दव और प्रहलाद ये उसके कर्म के रूप में भी है। प्रेजेंट करता है प्रहलाद माने प्रसन्न, इंद्रियों को प्रसन्नता का अनुभव करता है। जैसे जल पीते हैं हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा, हमारा मन तृप्त हो जाता, जिसको बोलते हैं कि हमारा मन तृप्त हो गया, बड़े प्यास लगी थी और पानी पीने से मेरा बहुत अच्छा लग रहा मुझे। ये जो एलिमेंट है ये कर्म और गुण, तो यानी कभी हम जल को, अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो हम कभी जल को यानी द्रव्य के रूप में जल को टोन करेंगे, कभी हम जल के गुणों को टोन करेंगे और कभी हम जल के कर्म को टोन करेंगे। इसीलिए ये किताब है कि जल, द्रव्य, फिर उसके गुण और उसके कर्म। अब कर्मों के आधार पर तो द्रव्य और कर्म देखिए, आकाश का इलास्टिसिटी, इलास्टिक है, सॉलिड है, परमिएबल, इलास्टिक माने फैलता फुसकता हो सकता है, इलास्टिक है, गुब्बारे को आप फैला देंगे इलास्टिक है। और सॉलिड है, परमिएबिलिटी है, शिशिर लगता है कि ऊपर से परमिएबल माने कहीं कुछ क्षेत्र है और उससे कुछ, जैसे पानी ऊपर से बरसता है आकाश से तो हम कहते हैं परमिएबिलिटी, उसमें परमिएबल है। वह हमारे शरीर से, त्वचा से बाहर क्या निकलता है, स्वेद, पसीना निकलता है, तो परमिएबिलिटी होगी ना इसमें। लाघव, लाइटनेस, लाघव माने छोटा छोटा करना, लाघव लघु करना, लघु करना सूक्ष्म करना, लघु करना सूक्ष्म करना, ये है। तो इसके पराभौतिक और भौतिक दोनों रूप में कर्म। वायु रॉक्स है, ड्राई करता है, ग्लानि है, फटीग होती है, मतलब हमको जो कोई हम काम करते हैं तो अंत में थक जाते हैं। विचार वाइब्रेशन, हम विचारों के प्रवाह में, दोनों विचारों के प्रवाह माने पराभौतिक रूप में हम उसको कब बढ़ाते हैं। वैशुद्ध क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी हम जितना कितना बढ़िया हम अपनी विचारों को रख सकते हैं या विचारों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो अग्नि में आएगा। लेकिन विचारों को कितनी बढ़िया से रख सकते हैं और वो जल्दी समझ में आ जाए लोगों को, ये क्लैरिटी है और ट्रांसपेरेंसी है। लाघव लाइटनेस, ये भी लाइटनेस करती है। अग्नि दाह, बर्निंग, अग्नि की वजह से उसका कर्म है बर्निंग, जला देना। पाक डाइजेशन, पाक माने पका देना उसको, कोई भी चीज है, सब्जी है, उसको कच्ची सब्जी आई थी, आपने पानी मिलाया और उसको आग में चढ़ा दिया और जैसे हुआ वो डाइजेस्ट हो गई। अब वो डाइजेशन के पाक मतलब उसका रूप परिवर्तित हो गया और वो डाइजेशन के आप खाने पीने के योग्य हो गई। प्रभा, रेडियंस, जो आपके चेहरे का नूर है, जो प्रसन्नता है, जो आह्लाद आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है, जो आपके त्वचा की वर्ण है, ये सब उसका रेडियंस यही अग्नि के कारण है। ये प्रकाश, जो आपके चेहरे से प्रकाश निकलता है, यह आपका अग्नि के कारण है। जो आपका वर्ण है, वर्ण माने ये नहीं कि काला और गोरा, लेकिन जो वर्ण है, त्वचा का जो वर्ण है, आपके जो चेहरे का वर्ण है, आभा जो निकल रही है, जो आपका है, वो अग्नि के कारण है। जल उत्क्लेद, मॉइस्चन करता है, गीला कर देता है। पानी डाल दीजिए आपका हाथ गीला हो जाएगा। स्नेह लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट करता है, स्नेह करता है, थोड़ा आप उसमें फिसलने वाला हो जाता है। बंधन कोहेजन, बंधन करता है, यानी हम दोनों को जोड़ता है, चार लोगों को जोड़ सकता है। तो जो समाज को जोड़ने की बात है वो जल करता है। जो माता पिता और आपके बीच में जो रिश्ते जोड़ता है वो जल करता है। विषम डिटॉक्सिफिकेशन है, वो कोई विष आएगा तो उसको जल अपने में घोल लेगा और तब उसको कहेगा कि ये शरीर के बाहर निकल जाए। मार्दव, सॉफ्टनेस करता है। यह सॉफ्टनेस दो तरह, मृदु है, मृदु मैंने एक तो मीठा है, दूसरा क्या है, सॉफ्ट है। तो मीठा और सॉफ्टनेस दोनों इसमें आएंगे। जल प्रहलाद, प्लीजेंट, वही प्रसन्न करता है। और पार्थिव क्या है, ग्रोथ, उपचय, ग्रोथ जो होती है पार्थिव, आप मिट्टी मिलाते जाइए, ऐड करते जाइए, ग्रोथ हो जाती है। संघात, कंबाइन कर देता है, सबको जोड़ देता है कणों को, और अंत में आपको वही पत्थर बन जाता है और वही आपको पहाड़ बन जाता है अंत में। गौरव, हैवीनेस, बड़ा भारी है और स्थिर है, स्टेबल है, उसको हिला नहीं सकता कोई। ये उसके कर्म की, ये कर्मों का कंसेप्ट है। अब इन कर्मों के आधार पर कैसे हम लोग चिकित्सा में इसको यूज करते हैं, देखिए महाभूत के कर्म, देखिए जल आकाश का बताया है कि इस महाभूत की क्या है, वही जो हम लोगों ने पूर्व बताया कि मार्दव है, मृदुता है, सौशीर है, ऊपर छिद्र युक्त है और लाघव ये है। अब इनमें क्या है, यानी हम देखें त्वचा क्या करती है, हमारे छिद्र है तो हमारे लाघव, वो भी सौशीर है उसमें। तो उसी तरह इन देखिए इन्होंने कहा सारे ऑर्गन्स
जितने भी ऑर्गन्स हम जितने भी ऑर्गन्स की हम लोग बात करते हैं उनमें कहीं ना कहीं आकाश क्या कवरिंग है, कवरिंग हमने माना था ना। तो हर यांग इन और यांग ऑर्गन के सबकी कवरिंग होती है, सब मेम्ब्रेन से आच्छादित होते हैं, तो ये आपको सुरक्षा कवच के रूप में होते हैं। लेकिन इनमें मार्दव गुण होता है, ये क्या होता है, मृदु होते हैं, तो ये फैलते इलास्टिक होते हैं, मार्दव इलास्टिक भी होते हैं। अगर इलास्टिसिटी ना हो तो देखिए आपका स्टमक है, तो अगर आपने अधिक खाना खाया तो आपका फूल जाता है। उसी तरह हार्ट जो है सिकुड़ता और फैलता है। उसी तरह लंग्स, सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे चला जाता है, और सांस निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। ये गुण है। अगर ये गुण ना हो, यानी इनके गुण में कहीं गड़बड़ी हो जाए या ये गुण फट जाए तो जैसे गुब्बारा फट जाता है तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर ये रुक जाए तो भी प्रॉब्लम आएगी, यानी इलास्टिक नहीं रहे, ये एक जगह रुक जाते हैं तो रिजिडिटी आ जाएगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का। उसी तरह यूबी का इन्होंने उदाहरण दिया कि यूबी में स्टमक पहले जो पतला होता है, बाद में क्या होता है, गोल हो जाता है। पहले ट्रायंगुलर होता है टाइप का, और उसके बाद जब यूरिन भरता जाता है तो वो गोल हो जाता है। अब अगर ये मान लीजिए गोल ना होगा तो क्या होगा, आपको अगर इतना ही रहे और आपका यूरिन ऊपर से आना शुरू हो जाए तो 100 ml के बाद 200 ml हो जाए, और मान लीजिए इसका आयतन 100 ml ही है, तो 100 ml के बाद क्या होगा, आपको तुरंत यूरिन पास होना पड़ेगा। उसी तरह तो बार बार अगर इलास्टिक हो तो फैल जाएगा, तो ये 200 नहीं 400 भी समाहित कर लेगा। तो ये सब आपको बीमारी के संकेत की ओर ले जाता है। तो यानी इसकी क्रियाशीलता प्रभाव वही पूरा कर। एंडोमीट्रियम वॉल होती है, उसके मोटाई माने आकाश, एक उसकी आकाश तय है, लेकिन अगर उसका आकाश बढ़ने लगे तो हम लोग कहते हैं कि एंडोमीट्रियम माने होता है कहाँ, यूट्रस में बीच क्या होता है, एंडो माने अंदर, मायो माने बीच में, और पेरी माने बाहर। ठीक है, पेरी या ईपी, जो भी पेरी या ईपी जहां भी हो, तो पेरी माने बाहर, ईपी माने बाहर, एंडो माने अंदर, मायो माने बीच का। तो एंडोमेट्रियम वॉल यानी एंडोमेट्रियम जो अंदर की वॉल है, तो यही वॉल शेड ऑफ होती है। तो अगर इसकी मोटाई बढ़ने लगे तो ड्यूरिंग आपका कोई जो प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है उसमें जरूर, जब शुरू में अगर मान लीजिए कहीं मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है तो उस समय शुरू में ये एलएच और एफएसएच के प्रभाव में ये मोटा होता जाता है। क्यों, इसको वेट कर रहा होता है कि कोई आएगा, कोई जाइगोट आएगा और वो हमारे अंदर चिपक जाएगा मरोला के रूप में। लेकिन मान लीजिए नहीं आया तो शेड ऑफ होगी, तो उस समय छोड़ दीजिए, उस समय एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ सकती है। लेकिन शेष अवधि में अगर ऐसा नहीं है और एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ी हुई है तो वो हमको किसी बीमारी की ओर संकेत करती है। तो इसके आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। कि उनका वॉल थिकनेस की होती है, इन्होंने बताया है कि वॉल थिकनेस 2 mm की होती है। तो अगर इसको 2 mm से अधिक बढ़ी है, और वो हमने बताया जो प्रोसेस जो कालखंड बताया कि जिस कालखंड में एफएसएच और एलएच के प्रभाव में वो बढ़ रहा होता है, यानी मोटाई बढ़ रही होती है, उस समय छोड़ दीजिए। शेष समय में क्या है, अगर थिकनेस उसकी नॉर्मल थिकनेस अधिक है तो उसको हम लोगों को ध्यान। तो एक दो तरीके हमारे पास, एक जो तरीका है कि एलोपैथ ने जो हमारे टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, उन्होंने कोई रिपोर्ट दे दिया कि हमारा एंडोमेट्रियम वॉल की मोटाई ये है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास केवल एक तरीका है, इन्फ्लुएंस निकालने का तरीका। आप एक नंबर पर, यानी जो आपका कहाँ जहां पे यूट्रस आप रखते हो, यूट्रस रखते होंगे माने थंब में रखें या इसमें रखें, फिंगर नंबर 1 में। तो अगर यहाँ कहीं आप रख रहे हैं, थंब इसमें रखिए मान लीजिए, और इसमें आप एक नंबर की कोई मेरिडियन होगी, तो उस एक नंबर की मेरिडियन में अगर हमने इन्फ्लुएंस डाला, इन्फ्लुएंस माने मैं मेल हूं, मैंने मेल हूं और मैंने उस पॉइंट पर इन्फ्लुएंस डाला वन वर्टिकल मेरिडियन में। तो 1 में जब मैंने वर्टिकल मेरिडियन में इन्फ्लुएंस डाला और मुझे लगा कि ये पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव माने क्या हुआ, ये इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, तो इसकी एनर्जी बढ़ी हुई तो मेरे इंडेक्स फिंगर में इसको स्पंदन नहीं मिलेगा। बोलिए क्यों, कोई एनी पर्सन, मैं मेल हूं,
राइट इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने इन्फ्लुएंस लिया और मुझे नहीं मिला, अच्छा मुझे मिल गया तब बताइए, और नहीं मिला तब बताइए। मिल गया तो पॉजिटिव होगा, प्लस है मतलब, और नहीं मिला तो माइनस। नहीं, अगर मुझे स्पंदन मिला तब पॉजिटिव क्यों होगा, तब तो निगेटिव होगा। मेरा तो पॉजिटिव है, तो अंदर वो निगेटिव होगा तभी तो ट्रेवल करेगा। हमेशा प्लस माइनस को आकर्षित करता है। तो यानी मेरा अगर मेल का पॉजिटिव है तो वो अंदर साउथ पोल होगा, ये मेरा नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल होगा, तभी तो स्पंदन मिलेगा। और स्पंदन नहीं मिल रहा तो वो बढ़ा हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि वो 1+ है, आकाश में प्लस है, यानी आकाश की मोटाई बढ़ी हुई है, आकाश बढ़ा हुआ है। ये इसको करिएगा, देखिए बार बार पढ़िए, इसको सब करिए तब आपको अधिक याद होगा। मैं राइट इंडेक्स फिंगर की बात कर रहा हूं, मेरा मेल है, मेरा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में स्पंदन मिलने का मतलब ट्रेवलिंग हो रही है, समथिंग इज ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग तभी हो सकती है जब इस पॉइंट का एनर्जी कम हो, मेरी अधिक हो, तभी तो ट्रेवल करेगा। मेरा पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव होना चाहिए। गरिमा मैडम समझ में आया? देखिए फिर वही बात, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो जब आकर्षित करेंगे तभी ट्रेवलिंग होगी। जब कोई करंट बहेगी तभी ट्रेवलिंग होगी। अगर पॉजिटिव वो भी है और ये पॉजिटिव ये भी है, माने वो बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ है, तो ट्रेवल नहीं करेंगे, तो कोई स्पंदन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक, तो ये यहां तक हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि विषय बड़ा हो जाएगा। तो ये आकाश में अगर आपको इन्फ्लुएंस बन आ रहा है, इसका मतलब कि वॉल थिकनेस बढ़ी हुई है, तो इसको हम लोग उसके आधार पर हम लोग अपना उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट पैटर्न बाद में। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी 10 एनर्जी सिस्टम थे, किसी भी ऑर्गन को हम लोगों ने 10 टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, सो दैट कि हम बिल्कुल अंतिम भाग पर जहां पर हमको चाहिए उस जगह पर हम इसको उपचार दे सकें। तो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे बांट दिया, और जिस जगह उपचार देना है वहां पर हम लोग उसको उपचार दे सकते हैं। इसको बोलते हैं रीजनल डायग्नोसिस। क्लियर? आगे चलें। ल्यूमन सिकुड़ जाना, छिद्र बंद हो जाना, सब वो महाभूत, क्योंकि छिद्र है, शब्द है। देखिए अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, छिद्र है, ल्यूमन है, ल्यूमन सिकुड़ जा रहा है, छिद्र बंद हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो ये सब उसके आकाश महाभूत के परिवर्तन के लक्षण है। वायु, रॉक्स, ड्राइनेस, ग्लानी, एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, थक जाता है। विचार, थॉट, हमारे विचार कैसे प्रभावित होते हैं, एक्शन या मूवमेंट जो भी हो, और वैसे ट्रांसपेरेंट है, और लाघव माने स्मॉल, ये भी करता है स्मॉल। रॉक्स क्या करता है, स्मॉल कैसे करता है, स्मॉल करता है आपके पास मोटापा है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप घूमना टहलना शुरू कर दीजिए। तो यानी विचरण माने मूवमेंट, विचरण माने मूवमेंट। वायु का गुण कर्म क्या है, मूवमेंट। तो जब मूवमेंट आप करना शुरू कर देंगे तो वायु बढ़ जाएगी आपकी, तो वायु बढ़ेगी तो आप पतले हो जाएंगे। और इससे उससे उलट अगर आप अपने खाना खा करके और लेटे रहेंगे तो आप पृथ्वी तत्व वाला बढ़ जाएंगे, तो आप मोटे हो जाएंगे। टहलने नहीं जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो ये सब है। एनीवे, तो रॉक्स, ड्राइनेस, वायु महाभूत का प्रधान गुण क्या है, रॉक्स सुखाना। बारिश में हम अपने कपड़े सुखाते हैं किससे, पंखा चला दिया और हम लोगों ने सुखाया, तो हमारा सुखा रहा है। तो वायु का गुण ये है कि अगर कहें कि जैसे कोई कहा कि अगर कोई बहुत पतला दुबला हो जाता है तो कहते जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सूख गया है। जब सूख गया है कंसेप्ट आए तो ये समझ, यानी उसका वायु बढ़ गया है, तो उसको वायु घटाना हो। तो सुखाना तात्कालिक प्रभाव देता है, मोटापा नहीं देता। शरीर दुर्बल और सूखा हुआ प्रतीत होता है, ये उसका कंसेप्ट है, ये आपका रिजल्ट है उसका। शरीर की आंतरिक वायु का प्रकोप त्वचा को सुखाता है, अंदर सूख जाती है, सूखने से त्वचा क्या होगी, कड़ी व खुरदुरी हो जाएगी। तो अगर कोई भी रक्तवाहिनियां भी तो हमारी वो है, आकाश का उसमें है एलिमेंट, अगर वो सब कोई इस कर्म के कारण सूख रही है तो कड़ी हो रही है, कड़ी होगी और खुरदुरी हो जाएंगी। तो हम लोग उसको बोलते हैं ना स्क्लेरोसिस। एक है
एक बीमारी आती है रक्त वाहिनियों में, स्क्लेरोसिस, यानी वायु बढ़ गई है और वो उसको सुखा रही है। क्लियर? उसी तरह भौतिक पराभौतिक दोनों के संदर्भ में आप पूरा देखिएगा सब। तो अगर यही रुक्ष गुण, सूखा गुण, जैसे सूखा गुण है तो कहते नहीं है कि बड़ा रूखा आदमी है, आपने गए, आपने उससे मिले, उसने कहा देखिए भाई आप जो समझ के आ रहे हैं कि मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा या ये काम करा दूंगा, तो मैं करा नहीं पाऊंगा, मैं आपको साफ बता दे रहा हूं। तो वो सपाट जो सीधी बात कर रहा है वो रूख, हम कहते हैं बड़ा रूखा आदमी था, चाय भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा और सीधे कह दिया कि मैं काम करा नहीं पाऊंगा। ये रूखापन का है, सपाट बोल रहा है, तो ये रूखा, इसका मतलब उसके अंदर वायु प्रबलता है। ग्लानि, एग्जॉस्टन, कितनी जल्दी हम किसी कर्म को कर रहे हैं और कितनी जल्दी हम दुखी हो जाते हैं या थक जाते हैं। तो ये तो हम अगर थक रहे हैं जल्दी तो यानी हमारी क्या हो गई, वायु की कमजोरी है। अदरवाइज वायु प्रबल है, अगर वायु सही है, समुचित है, बैलेंस है, तो हम अधिक काम कर पाएंगे। तो किसी की क्षमता कम हो, किसी की अधिक होगी, कोई अधिक चलेगा, कोई कम काम कर पाएगा। इनके आधार पर हम लोग ग्लानि का यानी वायु का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? विचार, कोई एक्शन, कोई विचार, कोई सोचना, विचारना, भौतिक पराभौतिक दोनों स्तर पर क्या है, गति। देखिए वायु का गति है, विचार भी गति का। विचार माने आप कुछ सोचते हैं तो यानी कोई चीज मूवमेंट करती है, कोई मूव करती है, आप देख पाए ना देख पाए वो मूव करती है। अगर नहीं विचार करते हैं तो आप निर्जीव है, निष्क्रिय है। अगर आप सो रहे हैं तो कहाँ अधिक विचार कर पाते हैं। अगर आप स्वप्न देखते हैं तो भी विचार करते हैं, तो विचार तब कर रहे हैं क्योंकि मूवमेंट वहां हो रहा है, कहीं मूवमेंट हो रहा है, वो पराभौतिक स्तर पर हो सकता है। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो आप निष्क्रिय हैं, निर्जीव तो नहीं है, निष्क्रिय है, उसमें निष्क्रिय रहते हैं। तो वायु कारण है। रक्त का प्रवाह, अब सब जितना भी मूवमेंट शरीर में हो रहा है, चाहे ब्लड हो, चाहे कोई मूवमेंट हो, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट हो, चाहे आपका स्टमक का हो मूवमेंट है, कुछ भी हो मूवमेंट होगा शरीर में, धमनियों से लेकर के, और छोटे से छोटे चीज का मूवमेंट कहीं से हो रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो सब वायु के कारण है। कल्पना, पराभौतिक में कल्पना शक्ति, विचार, आप सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, ये कल्पना तो है। पहले तो आप कल्पना बनाते हैं, कल्पना कि मुझे ये करना है, ये कल्पना शक्ति है। कितनी बढ़िया कल्पना कर पाते हैं, कविताएं हों, कहानियां हों, ये सब कविताएं कल्पनाएं ही तो हैं। तो उन कल्पनाओं के आधार पर आप अपने विचारों को एक मूर्त रूप देते हैं। एक मूर्त रूप माने उसको एग्जिस्टेंस देते हैं, उसको एक अस्तित्व देते हैं। वायु के कारण है। वैशद्य, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट में क्या कह रहे हैं कि जो भी पराभौतिक कर्म प्योर है, ट्रांसपेरेंट कैसे, अगर आप नॉर्मली वायु क्या है, ना तो उसका भौतिक स्वरूप क्या, गंधहीन है, गंध नहीं है, न रूप है, न स्वाद है। लेकिन वायु के कारण क्या है, जो वैशद ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आप इसी गुण के कारण अधिक एक्सेप्टेंस कर रहे हैं या रिजेक्शन कर रहे हैं। आप कितने, आपने पढ़ा कोई चीज और पढ़ने के बाद आपने इसको तुरंत रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका उस विचार और उस ज्ञान को आपको तुरंत एक्सेप्ट करके और उसको ट्रांसपेरेंसी की ओर शो करता है कि आपकी वायु प्रबल है। आपने तुरंत ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को रिप्रेजेंट कर दिया हूबहू। ये आपको समझ में आ गया। किसी की बात आपको समझ में आ रही है, किसी की समझ में नहीं आ रही है, तो ये अग्नि तत्व है। वैसे ये अग्नि, अगर आपको समझ कम आ रही है तो अग्नि तत्व है। लेकिन वायु तत्व ये है कि आप अपने विचारों को, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसको कितनी जल्दी समझ करके और आप उसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है। अब आया लाघव, लघु, जैसे करें ये कोई भी है, तो जो भी लाघव, मतलब लाघव माने उसको सूक्ष्म कणों के, वायु क्या करती है आप देखिए, वायु एक मिट्टी के ढेले को होगी, अंधड़ आएगा, उस मिट्टी ढेला छोटे ढेले में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर छोटा ढेला और छोटे ढेले में उसको तोड़ देती है। वायु क्या करती है, पहाड़ों को तोड़ देती है,
और पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ देती है, पत्थरों को, बड़ा पत्थर को छोटे पत्थर में, छोटे पत्थर को और छोटे पत्थर में। ये जो गुण है वो लघु करने रहा है, वो लघु कर रहा है। तो ये लघु जो है, कण को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाना है, ये उसका है। तो उसी तरह ये कि हमको बॉडी में, मान लीजिए हमको शरीर में चाहिए कि हम जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनको हम लोग क्या करते हैं, इस रूप में तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो और चाहे फैट हो, इनको इस रूप में एक्सेप्ट नहीं, इनको ब्रेक करना पड़ता है। तो ब्रेक करने की भी वायु चाहिए, ये ब्रेक करेगी तो उससे छोटा छोटा बना देगी, और छोटा छोटा बना देगी। और अग्नि भी वही काम करती है, अग्नि भी लागू करती है। तो अग्नि और वायु दोनों करती है, तो उसको लघु बना देती है और तब उसको एक्सेप्टेबल बना देती है। तब हमारी बाद में उसको बोलते हैं कि एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में, और हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। अग्नि, अग्नि महाभूत कर्म है, दाह है, पाक है, प्रभा है, प्रकाश, वर्ण। तो यानी क्या है, मतलब कर्म दाह क्या है, जैसे होगा। अब देखिए, अगर अग्नि बढ़ी है तो किसी भी जगह पर आपको दाह होगी, एक तो ये जलन होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसी दाह कर्म के कारण क्या होगा, वो गलाकर रूप परिवर्तन करेगा। कच्ची सब्जी को पकी सब्जी में, कच्ची दाल को पकी दाल में, ये जो कर रहा है, तो यह दाह कर्म अंतर्निहित द्रव्यों में दाह कर्म अंतर्निहित होता है, वे आग्नेय कहलाते हैं। यानी इस दिखाई पड़े ना पड़े, वो उसका कर्म है जलाना। तो जब हम लोग मसाला यूज करते हैं तो मसाला दिखाई तो नहीं पड़ता, जल तो नहीं रहा ना, लेकिन मसाले का गुण जो है आग्नेय है, तो वो जो है अग्नि के उसमें परिवर्तन लाता है, वो आपको आग्नेय बना देता है, पहले से अधिक अग्नि बढ़ा देता है। तो पाचन तंत्र में देखिए, ओरल कैविटी में, सलाइवरी ग्लैंड में लिक्विड कितना, 1.25 लीटर एंजाइमेटिक द्रव्य निकलता है, सलाइवा कहते हैं। लगभग 1.25 लीटर 24 घंटे में 1 से 1.25 लीटर निकलता है, सलाइवा है ये। तो सलाइवा में क्या है, इसका पीएच कितना होना चाहिए नॉर्मली, बताइए। सलाइवा का पीएच, सारे लोग सीनियर लोग हैं, सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है। पहले तो सलाइवा पीएच 7 होना चाहिए कि 7 से ऊपर होना चाहिए कि 7 से कम होना चाहिए, ये बताइए। पहला है हेमंत, 7.4, 6.8, कितना, 6.8, गुड, 6.3 to 6.8, यानी उसको क्या, उसको आग्नेय होना चाहिए, आग्नेय, अग्नि वाला। क्यों, कारण भी तो होगा कुछ। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी वो भी है, नेचुरोपैथ भी है, डॉक्टर हैं। गर्भाभी से उपस्थित होगा, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। चलिए, बहुत इतने सारे लोग विद्वान, हम लोग इतने विद्वान स्टूडेंट को पा करके मैं धन्य हूँ। और प्रतिमा राय मैडम उपस्थित हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। सारे लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। सर एसिडिक होता है ना, एसिडिक, गुड। एसिडिक इसलिए क्यों, एसिडिक क्यों, यही प्रश्न है कि एसिडिक क्यों, क्योंकि कोई भी जब हम चीज खाते हैं तो अगर हमारे मुंह में चला जाए कोई बैक्टीरिया तो मर जाए ना, कंसेप्ट यही है। अग्नि तो जला देता है ना, प्रभा प्रकाश वर्ण, जलाना है, अग्नि जला देती है। तो जलाने के कारण, इसलिए पहला पाचन मुंह से, दूसरा वायु तो वहां से होती है, लेकिन पाचन तो यही शुरू होता है मुंह से। तो इसलिए उसको कहा गया है कि वो आग्नेय होना चाहिए, इसलिए 6.3 to 6.8 होता है, ताकि 7 से कम होता है। ठीक है, सलाइवा। आमाशय वाले हो, गैस्ट्रिक जूस, ये भी क्या है, एंजाइम भी क्या है, इनका पीएच एसिडिक है। तो आमाशय कितना लगभग, अंदाजन बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। 7.2, एसिडिक तो 7.2, 1.2, गुड, 1.2 तक हो जाता है। ठीक,
तो वो 4 पॉइंट से निकलता निकलता अंत में 1.2 हो जाता है, और जब हमारा ओरल के उससे निकलता है स्टमक से जूस, तो वो हमारा 1 मिक्स मतलब जिसको बहुत ना सॉलिड होता है वो 1.2 पीएच का निकलता है। तीसरा पीएच जो अधिक कम होना चाहिए वो हमारा कहा यूरिन का पीएच कितना होता है? ये सब तुरंत जानिए, मतलब देखिए एक बार क्लास में डिस्कशन करने के यही होता है कि ये याद हो जाता है क्लास में, ऐसे आप पढ़ते हो नहीं याद होता, वो भी एसिडिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए एसिडिक ना हुआ तो क्या होगा, हेमंत बताइए। एसिडिक जिनका नहीं होता उनको क्या होता, कौन सी बीमारी होती है? ऐसे एल्कलाइन हो जाएगा ना मतलब तो वो बीमारी एक नाम बताइए, बहुत बड़ी बीमारी है सबको। एडिनो हो जाएगा ना। यूटीआई, यूटीआई जिनका 6 से अधिक रहता है, 7 से ऊपर रहता है, वो यूटीआई के अधिक शिकार होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को खुला हुआ स्थान मिला हुआ, अपना आराम से कोई दिक्कत नहीं, घूम टहल रहा है, उसमें नहीं जलना उसको, वो तो शीत वाले है ना, आग्नेय में जलना है, तो इसलिए आग्नेय रखा जाता है। प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि यूरिन जब पास हो तो वो एसिडिक हो, ताकि वहां से कोई प्रवेश करना चाहे तो वो जल जाए। ठीक, ये कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से एनीवे, तो विषाणुओं को जो पीएच एसिडिक होगा वो 7 से कम होगा, और जो आग्नेय वो जो क्षारीय होगा वो 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो यही उसका कहने का पूरा जाए। तो और हमारा रक्त का जो होता है, रक्त हमारा एसिडिक नहीं होना चाहिए। जो शरीर का शरीर में घूम रहा है रक्त, वो कितना 7 पॉइंट, बोलिए, ये सब 3-4 आंकड़े तुरंत याद होने चाहिए। सेमेस्टर 4 में इतनी शांति क्यों नहीं होनी चाहिए? सेमेस्टर 4 का ये प्रश्न नहीं है, ये है सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 4 में तो खटाक से बोलना चाहिए। 7.2 ही होता है। यस, 7.4 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 0.002 वो भी लिखा हुआ। एनीवे वहां मत जाइए, 7.4 इस ये आपका नॉर्मली हर जगह मिलेगा, याद करिए, ये यहां मिलेगा, सीएसएफ में यही मिलेगा, सीएसएफ में भी यही मिलेगा। क्यों? क्यों? बेसिक एल्कलाइन होना चाहिए, इसको गर्म नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्यों, इसको हम लोग कैसे गर्म करते हैं? गर्म करते कैसे करते हैं? चाट, पकौड़ी, अचार, और ये क्या बोलते हैं, जलजीरा, जल 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 जो जलजीरा क्या होता है, जलजीरा, और जितने भी जो आपकी किचन में होती है उसमें अधिकांशतः एल्कलाइन नहीं हो करके एसिडिक है, तो वो तो करती ही हैं, उतना तो आवश्यक है। मिर्च मसाला जितना भी है वो सब है। एनीवे, तो वो हम लोग का 7.4 के आसपास होना चाहिए सबका। और हमारा शरीर में एंजाइम के लिए, एंजाइम से फंक्शन के लिए, हार्मोन्स के फंक्शन के लिए कितना होना चाहिए? नोट करते जा रहे हैं कि नहीं आप लोग, कि बस मैं बोल रहा हूँ? कहीं ये पॉइंट नोट करते जा रहे हैं, यही आपको काम देगा। जब आप 2 साल बाद भी नोट्स बनाएंगे तो यही काम देगा जो आप लिख चुके होंगे। अगर कितना क्षारीय तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, जो भी एल्कलाइन कोई भी हार्मोन फंक्शन करता है वो पीएच 8 पर बेस्ट फंक्शन करता है। पीएच 8 नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टुकड़ों में कहीं समझ में आएगा, ये आपको एक जगह पर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाक, तो ये हो गया, तो ये अग्नि होगा। अब क्या है? अग्नि का दूसरा महत्वपूर्ण कर्म पाक पकाना है। तो भोजन में जो भी हम पका हुआ भोजन लेते हैं वो हम पहले क्या करते हैं, उसको पाक करता है। ये अग्नि के गुण के कारण होता है। मृत से कठोर को विभिन्न अग्नियों से सभी प्रकार के भोजन कुछ भी हो जाए उनको पाक कर्म से पचाता है। यानी अगर ये न पचाए तो हम लोग भोजन को बढ़िया से रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक, तो भौतिक स्तर पर ही नहीं, अब पराभौतिक स्तर पर क्या होगा, बोलिए? अगर मान लीजिए मैंने कोई बताया, ये गुण बता रहा हूं और आपको अधिक समझ में नहीं आ रहा है,
तो कुछ लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग देर से एक्सेप्ट करेंगे, अब कुछ लोग बाद में बहुत देर बाद एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अग्निगुण के कारण है, और इस अग्निगुण में परिवर्तन आप लगातार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं परिवर्तन कर सकते। ये केवल कहा गया है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली नेचर बाय नेचर प्रकृति में जो आपको बनाया गया वो है। तो ये अग्नि है, अग्नि का गुण है कि वो क्या है, जो हम बोल रहे हैं वो तो वायु कारण है, जो आप समझ रहे हैं वो अग्नि के कारण, मूल रूप से अग्नि के कारण है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना, ये सब अग्नि के कारण है। ठीक है, प्रभा, रेडियंस, प्रकाश, वर्ण, टेक्सचर, ये प्रभा जो कहते हैं ना, कि आप कहते हैं कि वो गुरु है, उनके पीछे आपको एक प्रभा मंडल सुना है आपने शब्द ये वो कभी, प्रभा मंडल और कहते हैं, और इंग्लिश में आता है तो प्रभा मंडल कहते हैं कि प्रभा मंडल के अग्नि के गुण के कारण है कि अगर कोई परिवर्तन रूप का हो रहा है तो वो जो आपका चेहरे का नूर है, जो सौंदर्य है, जिसको बोलना चाहिए, जो कलर है, टेक्सचर है, उसकी जीवंतता है, जो वाइटलिटी है, वो प्रभा अग्नि के कारण होती है। तो चमक जिसको बोलते हैं, ओजस हो जाएगा सर आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, ओजस, बाद में ओजस अलग चीज है। अभी ओजस में हम जो ओजस की बात करेंगे, आयुर्वेद में ओजस अलग चीज है। हम लोग ऑरा की बात कर रहे हैं, जो सामान्य रूप से ऑरा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हम लोग ओजस की बात करते हैं, वो तो हम लोग रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, जब इनको कंबाइंड रूप में कहते हैं तो हम कहते हैं दिस इज ओजस, द कंबाइंड नेचर ऑफ दैट वन फ्यूज्ड इनटू वन, इट इज सेड टू बी ओजस वहां। लेकिन हम लोग वही बात नॉर्मल कर रहे हैं, जो नॉर्मल कहते हैं कि प्रभा मंडल है, वो प्रभा मंडल आपका अग्नि के कारण है। तो अगर चेहरे में चमक, तो हाथ की हथेली, पांव के में अगर कुछ परिवर्तन हो तो वो कोई उसका गुण के परिवर्तन हो रहा है ना। अगर मान लीजिए, देखिए हर जगह का रंग अलग अलग तय है, आपके हथेली का रंग दूसरा होगा और ऊपर वाला डॉर्सल पॉइंट का अलग होगा, डॉर्सल पॉइंट का, पीठ का रंग दूसरा होगा उस पर। लेकिन यदि रूप में परिवर्तन हो रहा हो तो इसका अग्नि जला रही है, ये भी तो होगा। जैसे वहां किडनी है, चाइनीज में वो किडनी कहते हैं कि किडनी रंग परिवर्तित कर रही है, यहाँ पर क्या है, प्रभाव, प्रकाश वर्ण, ये परिवर्तन कर रहा अग्नि। तो अगर हमारे 13 अग्नियां कौन कौन है, बोलिए चौथे सेमेस्टर वाले सब बोल दें 13 अग्नियां। ऐसे काम नहीं चलेगा, देखिए बढ़िया से मेहनत करिए। रंजक पित्त वही 13 अग्नि, 5 भूत, 7 घटक यस और 1 जठराग्नि। यस, हो गया। 5 आपके महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबकी अपनी अपनी अग्नियां हैं। उसके बाद हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 ये हैं, इनके 7 अग्नियां हैं। और फिर एक जठराग्नि, जिसको हम स्टमक, जठर माने स्टमक, जठर माने तो जठर प्लस अग्नि बराबर जठराग्नि, जठर प्लस अग्नि बराबर जठराग्नि, यानी स्टमक प्लस हीट बराबर जठराग्नि। क्लियर? तो जठराग्नि 13 अग्नियां होती हैं। तो ये सब अग्नियां क्या कर रही हैं, यही काम कर रही हैं हर जगह पर, हर जगह वो ही रूप परिवर्तन कर रही हैं। रस से रक्त, अग्नि न हो तो रस से रक्त कैसे बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। और उन सब का जब कंबाइंड रूप बहुत बैलेंस फॉर्म में आप हो तो आपका नूर, जिसको हम बोलेंगे, अभी बोल रहे थे हेमंत जी, ओजस, ये ओजस है। ठीक है, अब ये उन्होंने उपचार के लिए कहा कि जहां पर अगर ये लिखा हुआ देखिए, त्वचा के घर्षण से, यहां पढ़िएगा, त्वचा के घर्षण से नीले चकत्ते होने पर, रक्त की अग्नि विक्षुब्ध होने, ठुड्डी में कालापन होने पर शुक्र की अग्नि प्रभावित होने, दोनों आंखों कालिमा, आंखों के नीचे काली झाई, रस रक्त की अग्नि प्रभावित होने का संकेत है। अगर ये सब हो रहा है तो जो हमारा पहला रस और दूसरा रक्त, दो ही तो है, पहला क्या है, पहले रस, अगर रस आपका ठीक नहीं होगा, यानी भोजन के माध्यम से जो आपने पचाया और उससे जो आयुर्वेदिक रस बना,
वो पहला रस है। वो क्या करता है, वो रस माने उसका कंसंट्रेटेड रूप हुआ, उस वो रस बना। अगर ये रस भोजन, अच्छे भोजन से प्राप्त है तो रस अच्छा होगा। ये जो रस हुआ यही आगे कंट्रीब्यूट करेगा रक्त को, तो रक्त बढ़िया होगा। तो अगर कहीं ये आपके रूप में परिवर्तन ला रहा है तो यानी रस और रक्त पर भी हम लोग उपचार दे सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। वहां हम लोग किडनी के देंगे चाइनीज में, यहां भी हम लोग अग्नि का देंगे, लेकिन यहां हम लोग रस रक्त पर भी, रस रक्त की अग्नि प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना रस में भी अग्नि है, रक्त में भी अग्नि है, तो दोनों की अग्नि पर हम लोग यहाँ उपचार क्या होगा, IFP ज्वाइंट। देखिए क्यों, IF माने अग्नि, लेफ्ट IF माने अग्नि, तो लेफ्ट आई माने अग्नि, राइट IF माने, राइट IF माने अग्नि नहीं, वहां तो क्या है, जल वहां रस है, वहां रस है, वहां जल है लेकिन वहां रस है, वहां रस है, जल माने रस, प्लाज्मा होगी। बीच में है, तो यहाँ P ज्वाइंट, तो दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर P ज्वाइंट में हम लोग उपचार क्या देंगे, जो देना है देंगे। कैसे देंगे, क्या देंगे, अगर अग्नि हमारी बढ़ी हुई है तो हमारे बहुत सामान्य से प्रोटोकॉल है, बोलिए, बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है। 1 photon 2 3 sedate। हाँ, बहुत बढ़िया बोला आपने। बस 1 मैं एक photon 2 बस 3 इसमें sedate। थोड़ा ना पहले 2-3 सीडेट करिए, अग्नि घटाना है, पहला हमारा उद्देश्य अग्नि घटाना। तो हम मूल उद्देश्य को लेके चले, पहले जो ऐसा ब्रेन को सिखाइए, जब आप बोलेंगे बार बार 2-3 सीडेट तो पहले 2-3 निकलेगा, 2-3 सीडेट 1 फोटोन। हमको मेन क्या काम क्या है, हमारी अग्नि बढ़ी है, हमको अग्नि घटाना है, तो 2-3 सीडेट 1 फोटोन। पहले हमको अग्नि घटाना है, फिर जल बढ़ाना है। क्लियर, बस परिवर्तन ये कह रहा हूं, इसी को हमेशा याद रखिएगा इसी रूप में। तो ब्रेन क्या है, इसी को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर दोबारा आपको जब भी बोलेंगे तो कहें 2-3 सीडेट 1 फोटोन, 2-3 सीडेट 1 फोटोन। ये याद करने का तरीका यही, ब्रेन को सिखाना है ये, ठीक है। तो 2-3 सीडेट 1 फोटोन, तो ये हम लोग का प्रकाश का वो अग्नि में कोई परिवर्तन हो रहा हो तो हम इस तरह की ट्रीटमेंट हम लोग पैटर्न डेवलप करेंगे, कर सकते हैं। और भी अगर जलन हो रही हो हाथों में, इनमें, तो भी एक सेम ट्रीटमेंट लगा सकते हैं जी, हाथ में अगर जलन होती हो। हाँ, किसमें, हाथ में, हाँ, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो या किसी चीज के इन्फेक्शन का, तो 0 to 9 सीडेट होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली समझिए, अब उपचार की बात है तो वहां पढ़ा रहे हैं ना, उपचार में सामान्यतः जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारे त्वचा में कहीं कुछ हो रही है, ठीक है, आपने तो है ना, त्वचा में कहाँ बताया, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, स्किन में, त्वचा में, तो स्किन हमारे पहले स्किन पे लगाइए, पहले स्किन पे लगाइए। तो स्किन माने देखिए, पहले सुपरफिशियल क्या, हमारी त्वचा कहाँ पर है, आकाश, त्वचा कहाँ पर है, आकाश में, पिच जॉइंट। नहीं, फिगर 1-2 में होगी ना, अच्छा वैसे, हाँ, ठीक है, फिंगर नंबर 1 पिच जॉइंट। त्वचा वायु के साथ होगी या हमारी उसके साथ होगी, आकाश के साथ होगी। तो अगर आकाश साथ रख रहे हैं हम लोग, त्वचा मांस मेद इसी में रख रहे हैं ना, मांस से है, तो मांस मेद, तो मांस में मान लीजिए आप फिंगर नंबर 1-2 दोनों ले रहे हैं, पित्त ज्वाइंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो पहले इसमें ट्रीटमेंट करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो अगर सुपरफिशियल कोई चीज हो, रस रक्त में तब आना है जब हमको उपचार में सहायता न मिल पा रही हो, तब हम ध्यान जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि रस रक्त ही प्रभावित हो। नॉर्मली रस रक्त में मत जाइए, रस रक्त में तब जाइए जब थोड़ा बहुत आपको वहां पर सहायता न मिले, मतलब ट्रीटमेंट हमारा लगे कि सही नहीं है या हमको फायदा नहीं मिल पा रहा, तब आप जाइए रस रक्त में, ठीक है। रक्त क्या है, वो इसेंस है, रस रक्त तो इसेंस है, हुआ ना, तो इसेंस में बाद में जाइए, पहले आप फिंगर उसमें कर लीजिए। अभी बहुत तरीके हैं, अभी रस रक्त पे करें, फिर आपका अभी करें कि फिर लंग्स में प्रभावित भी मान सकते हैं, तमाम चीजें हैं कैटेगरी के है, फिर आप लंग्स में मांग सकते हैं कि लंग्स में की वजह से हो सकता है, तो वो भी तो है, तो चाहे उसमें भाई वो इसी उंगली में तो है, इसी उंगली में तीन चीजें हैं, तो पहले उसमें कर लीजिए, अगर आपको लगे तब आप रस रक्त में जाए बाद में, है ना, कि रस रक्त इकट्ठा मत करिए, पहले मत करिए, मेरे हिसाब से पहले नहीं करना चाहिए, बाद में करिए,
ठीक है, तो ये कौन सा, ये हम लोग को समझना है, यही हमको समझना है। देखिए अब देखिए, अभी और एक आया था रस रक्त, और हम लोग कह रहे थे कि एक धातु है, उपधातु है, मल है। आप उसको पढ़िएगा चैप्टर 5 ऑफ चरक 1, उसमें जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला हमारा कौन सा मेन प्रोडक्ट है, फिर हमारा कौन सा बाई प्रोडक्ट है, और हमारा कौन सा मल है। तो अगर उसमें कहीं परिवर्तन हो रहा है तो रस रक्त वाली श्रेणी में आप उसका ट्रीटमेंट भी वहीं पर करेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ये अतः ये किस स्तर पर इसकी प्रभाव प्रभावित हुई, ये विचारणीय है। और त्वचा क्या है, कंटेनर है। त्वचा के अंदर के द्रव्य जब जल जाएंगे तो काली पड़ जाती है। तो धातुओं के कारण सिर के बाल समय से सफेद हो जाते हैं। यानी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, अग्नि बढ़ी हुई है, तो क्या होगा, हमारे सर के बाल सफेद हो जाएंगे, नाखून काले हो जाएंगे। बालों और नाखून का स्वरूप सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में है। उसी तरह इन्होंने कहा चीनी मूल उत्पादन है, शीरा एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, कि इन जो आपको उसमें पढ़िएगा चैप्टर 5, बता तो रहा हूं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र थे, उसमें उन्होंने जब बताया तो बताया कि हमसे इसके इनका उपचार में कौन कौन इसके बाय प्रोडक्ट है और कौन कौन इसके मल है। तो तीनों, अगर आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा तो बाय प्रोडक्ट क्या ठीक होगा, बोलिए, नहीं ठीक होगा ना, बोलिए। अगर प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो बाय प्रोडक्ट, जैसे हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं तो कोई जो बना रहा हो तो देखता है कि भाई अगर हमारा मल, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा सही नहीं हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट अधिक निकल गया, तो कहता है कुछ गड़बड़ी है मशीन में। उसी तरह ये कहता है कि भाई अगर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट खराब निकला तो प्रोडक्ट भी तो खराब निकलेगा। तो इसलिए 1 से 2, दूसरे 3, तीनों चीजों को हम लोगों को देख, ये वहां पढ़ने में आएगा आपको रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र में। तो इनका कहना यह है कि जब कभी आपको हम लोग करना पड़ेगा तो उपचार अग्नि पे हम लोग करना पड़ेगा। अग्नि का कुछ भी आप कर लीजिए। अब केशों के समय से पूर्व पक जाने के लिए उपचार अस्थि धातु की 9th स्पाइरल का होगा, जो कपाल की अस्थियों का अंश है। ये कंसेप्ट है। वो कह रहे हैं कि अगर केश समय से पूर्व पक जा रहे हैं तो अस्थि धातु की 9th स्पाइरल पे होगा, जो कपाल की अस्थियों का अंश है। ठीक, एक तो ये कंसेप्ट है, याद कर, नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि जो आपका इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका जो कह रहे हैं कि चूंकि अस्थि है 9 नंबर पर, तो हम लोग अस्थि धातु की 9th स्पाइरल, अस्थि माने 5th, अस्थि माने 5वां नंबर। हाँ बोल दिया करिए। नंबर 5। यस सर। तो ये कह रहे हैं 5 पर 9th स्पाइरल पे करिए। क्यों कह रहे हैं, कपाल की अस्थियों के अंश के रूप में इनको ले रहे हैं। क्लियर। अभी आप पढ़िएगा एक और, देखिए इन्हीं किताबों से ही आपको भी ज्ञान होगा, उन्हें निकालिए। अभी आप पढ़िएगा तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो मज्जा का जो सर के बाल हैं वो मज्जा का उपधातु या वो माना गया है। तो आप फिंगर नंबर 6 पे भी लिख सकते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हैं। यहां पर जो सर ने लिखा, कोई जो लिखा, मैडम ने लिखा, सर ने लिखा, वो है तो इसमें मूल रूप से 3 लोग थे, जेपी अग्रवाल सर और द्विवेदी जी और मैडम हमारी मैडम अग्रवाल। तो पहले नाम लिखा होगा पारुल अग्रवाल। तो पारुल अग्रवाल मैडम ने बहुत मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने भी किया, बहुत मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं। तो सेकंड कंट्रीब्यूशन उनका हो सकता है, थर्ड द्विवेदी जी का। एनीवे हम इस पर अधिक डिस्प्यूट नहीं है, जिसका भी हो, लेकिन मेहनत किया। तो ये कंसेप्ट कुछ भी लिखा हो, लेकिन इसमें कहीं एक वो चीज है कि हम अस्थिकता क्यों माने, जब हमारे पास रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा में, आप पढ़िएगा चरक 1, चरक मैं अभी बता रहा हूँ, चरक 1 का कंसेप्ट है।
चरक 1 पेज नंबर 146, इसमें लिखा हुआ है मज्जा। मज्जा में हेड हेयर इनका उपधातु है, मज्जा में उपधातु हेड हेयर है। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जो मज्जा है वो कहां पर है, फिंगर नंबर 6 में। तो हम लोग फिंगर नंबर 6 में विधा सकते हैं, वो हम उपचार कर सकते हैं। फिंगर नंबर 6 में 9th स्पाइरल दे सकते हैं, फिर एक ही बात है। बोन में बोन मैरो है, बोन में मज्जा है, बोन में मज्जा है और मज्जा का 9th सर ऊपर है, 9th स्पाइरल पे हम लोग दे सकते हैं। ये हम लोग का इस पर ये दृष्टिकोण हो सकता है। और इसमें ये लिखा गया है इस किताब के अनुसार कि आप फिंगर नंबर 5 में दीजिए, तो दोनों में देते, 5 और 6 दोनों में दे दीजिए। क्लियर? क्योंकि अस्थि से अस्थि मज्जा बनेगी, अस्थि मज्जा का ही उपधातु है। तो ठीक है, अतः इसके लिए उपचार के लिए उन्होंने कहा 5 पर 9th स्पाइरल पर हीट बढ़ाएंगे, जल को घटा देंगे। ठीक है, जल को कम करेंगे, हीट को बढ़ाएंगे। तो यानी पोषण नहीं मिल पा रहा, वो कह रहे हैं कि उनकी अग्नि कम है। ये कह रहे हैं कि पोषण नहीं मिल पा रहा, पोषण मिलना न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन माने अग्नि, अग्नि पोषण देगी, कुछ पूर्ण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अग्नि को बढ़ाइए। उल्टा आप हम लोग कुछ सोच रहे होंगे कि हम लोग जल को, अग्नि बढ़ी है, अग्नि बढ़ी नहीं, वो कह रहे हैं कि पोषण नहीं मिल पा रहा है। और पोषण न्यूट्रिशन माने अग्नि, अग्नि न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे तो अग्नि को बढ़ाइए, जल को कम करिए। दिस इज द कंसेप्ट, नोट कर लीजिए, ये बड़ा बड़ा कंसेप्ट है। फिंगर नंबर 5 और फिंगर नंबर 6 9th स्पाइरल पर हम क्या करेंगे, जल को कम करेंगे और हीट को बढ़ाएंगे फॉर पोषण, न्यूट्रिशन। कैसे करेंगे? ठीक है, फिंगर नंबर, कैसे करेंगे? फिंगर है, कैसे करेंगे? क्या क्या टोन करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ बता रहा हूँ। फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 6 9th स्पाइरल, अब बढ़ाएंगे, जल को कम करेंगे, यानी 1/4 सीडेट 2/3 टोन। ठीक है, उल्टा, जैसे अग्नि वाले में उल्टा है, ये उसमें उल्टा है। तो ये हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग आगे कोई आएगा तो उसमें बताएंगे जोड़ने का तरीका। जल क्या खत्म हो रहा है क्या समय? आज कम हो पाया क्या? जल ही हो पाया। जल और पृथ्वी रह गया। ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, क्या करें, रोकेंगे अभी और 15 मिनट पढ़ाएं। बोलिए जल्दी बताइए, जल और ये खत्म कर दें? सर इसे पढ़ा दीजिए पूरा। बोलिए। यस सर। हाँ ठीक। तो जल का है, जल का मोशन, लुब्रिकेशन, बाइंडिंग फोर्स, बंधन करती है। और विषंद, मार्दव और प्रहलाद ये उसके हैं। अब देखिए, जल और अग्नि ये पित्त बल है, दोनों एक दूसरे गुण विपरीत हैं। ये हमेशा बहुत प्रकृति में होता है। तो ये संयोग में बहुत बढ़िया है। क्या करता है, ये भी जल जो ये पित्त है, पित्त भी परिवर्तन को बढ़ाता है, तो वो भी चेंज करता है। अब जल उसको जोड़ता है, तो दोनों का नेचर अलग अलग होने के बावजूद ये एक क्रिएट करते हैं। लेकिन जल में क्या है, अब जल का समझिए, जल गीला करेगा, जल जब कभी होगा तो उसको सॉफ्ट करेगा, सॉफ्ट भी तो है, सॉफ्टन करेगा। यानी अगर सबसे अधिक इसका रूप कहाँ आता है, आपके हड्डियों में। हड्डियां क्या है, पार्थिव है, हड्डियों में पार्थिव है, पृथ्वी तत्व अधिक है, वो स्थिर है, वो ठोस है। ठीक है, तो अगर अस्थियों में और 30% जल है, अस्थियों में नॉर्मली 30% जल होता है और 70% अलग चीजें होती हैं। अब यही परसेंटेज अगर बदल जाए, अगर 30% से आपका 40%, 50% हो जाए जल, तो क्या होगा, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और एक और बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। दोनों बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया। इसमें कहते हैं कि हड्डी हमारी कमजोर हो रही है। तो कमजोर क्या, मृदुता अधिक आ रही है, उसमें जल तत्व बढ़ रहा है। और इसके विपरीत
अगर जल तत्व 10% रह जाए और 90% दूसरे होंगे तो हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो नहीं इसको ऑस्टियोपेट्रोसिस, उसको बोलते हैं कि हमारी मार्बल बोन, ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं, तो मार्बल बोन। तो इसको हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। दिनेश चंद सिंह जी का स्वागत है, हमारे यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, और अभी और ज्वाइन किया हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सत्यवती। सत्यवती जी ने ज्वाइन कर लिया। बहुत सत्यवती जी कुकरेती जी बहुत दिन बाद आई हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। उमा मिश्रा सर मैं जी, गई हुई थी, बाहर गई हुई थी सर मैं। चलिए ठीक है, भ्रमण कराएं तो अच्छी बात, प्रसन्नता का आधार है। उमा मिश्रा जी का स्वागत है जी। तो हम लोग अब ये, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जलीय अंश जहां पर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है वहां पर जल के अंश को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जल बढ़ा गया है तो जल के अंश को घटाना पड़ेगा और अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। तो उल्टा अग्नि को और पार्थिव को, तो उसमें 5 भी बढ़ाइए। उसमें क्या करना, जैसे मान लीजिए करना हो तो बताइए, ट्रीटमेंट आप ही बताइए। फिंगर नंबर बोलिए, फिंगर नंबर बोलिए, फिंगर नंबर। अग्नि को हड्डी में किसमें है, बोन, 5 नंबर। फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 5। और आप दो ले सकते हैं। आप 5 में 5th स्पाइरल ले सकते हैं, आप 4th स्पाइरल ले सकते हैं। क्यों 4th और 5th पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या तो 5 कम है या 4 अधिक है, यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग 4th को या 5th को स्पाइरल को ले सकते हैं। तो फिंगर नंबर 5 4th या 5th स्पाइरल दोनों करिए, दोनों कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो यही तो आपको विचार करना, यही तो पढ़ने का फायदा क्या है। पढ़ने का फायदा है कि आप कोई एक नया कोई ट्रीटमेंट पैटर्न डेवलप करिए। तो इसका या तो आप कर सकते हैं कि या तो 4 को हमको चेंज करना है या हमको 5th को चेंज करना है, कि 5 तो पार्थिव है तो वो तो उसी का अपना कैरेक्टर है। तो 5 को करिए या 4th को करिए, स्पाइरल में करिए, क्योंकि पित्त ज्वाइंट पर है स्पाइरल, 4th और 5th स्पाइरल। फिर क्या करिए, हमको क्या करना है, हमको जल को कम करना है। जल बढ़ा है ना, तो जल को, तो 4 को पहले सीडेट कर दीजिए। अब बताइए, 4 को हमने सीडेट कर दिया, हमारे पास हड्डियों में होता क्या है, बस ध्यान दीजिए। बस 3 चीजें होती है, मॉडर्न साइंस के साथ बताइएगा। बोन मैरो, नहीं बोन मैरो नहीं, हड्डियों में हड्डियां किससे बनती हैं, कैल्शियम ठीक होता है। फास्फोरस, वेरी गुड, और जल। तीन चीज हुई ना। तो अब फास्फोरस और कैल्शियम ही तो कम होगा। अगर जल बढ़ जा रहा होगा तो क्या कम होगा, या तो कैल्शियम कम होगा या फास्फोरस कम होगा। बोलिए अगर एक 3 बना हुआ है, तो अगर जल बढ़ा तो फास्फोरस कैल्शियम बढ़ेगा। तो इनको बढ़ाने के लिए कैल्शियम माने 5, फास्फोरस माने 3। फास्फोरस क्या है, अग्नि है फास्फोरस। अब देखिए ना, पटाखों में यही तो यूज होता है। अरे माचिस की तीली में क्या होता है, यस सर, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस तो अग्नि है। यस सर। अग्नि तो क्या करिए, 4 सीडेट और 3 5 टोन। और अगर है ना, एक तो ये तरीका। दूसरा, अगर वहां करना चाहें तो अगर जल के द्रव्य को न हो करके जल के गुण को कम करने पड़े, मतलब ठंडक वहां बढ़ गई है ये माने, तो हम लोग एक और ले सकते हैं, 2 भी सीडेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसमें आपको 4 सीडेट 3 5 टोन लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया, प्रोटोकॉल बन गया। आप ही ने बनाया प्रोटोकॉल, यह ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोकॉल आपका है। तो अब दूसरा जो होता है, ये जो इस जल में एक और है, पराभौतिक रूप से क्या है, ये जल को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल आदमी अपनी इज्जत को बटा लगा देता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जो कहावतें हैं ये भी इसमें है, पराभौतिक रूप से है। तो यानी ये है, इसमें
आपको अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करना हो तो जल के अंश को भी रखना आवश्यक है। जल का अंश नहीं होगा तो मृदुता नहीं होगी और आप अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण नहीं कर पाएंगे और न विषंद कर पाएंगे। बने विषयों को निकालना क्या है? अगर कोई गाली हमारे पास आए और हम जलीय तत्व के हैं तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो कौन सा कोई ऋषि कोई मुनि थे, उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, तो जो उसके पास गई है उसी पास चली जाएगी। ये भी एलिमेंट है पराभौतिक रूप में। तो आप यहाँ भी जोड़िएगा तो वहां कोई बहुत अधिक गाली दे रहा है तो उसका जलीय अंश कम है ना? बोलिए यस है सर। ना? अगर कोई बहुत गाली दे रहा है, गाली दे के बात कर रहा है तो उसका कौन सा अंश अधिक है? अग्नि अधिक है, अग्नि कम है। तो जल को बढ़ा दीजिए, अग्नि को कम कर दीजिए। वहां पर क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 हमारे पास है, एक फिंगर नंबर 6 और एक फिंगर नंबर 8। क्यों? 6 में क्या है? 6 में क्या है मैडम? बोलो मैडम। वो हमारे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में काल में क्या है? नहीं, कुछ और है। मेडुला मेडुला। नहीं, प्रतिमा मैडम से पूछ रहा हूँ। नर्वस सिस्टम सर। नहीं, नॉट दैट, नो। अपने क्लास की बात करिए केवल, जो मैंने बताया है। 6वें नंबर में जब भी आप करिएगा, मन, देखिए मन का 2 हम लोगों ने अहंकार रखा है, देखिए ना। अहंकार, यस 6 में अहंकार, काल के साथ अहंकार है, सही। अहंकार और मन। और उधर जाइए मैडम सरस्वती, वो सत्यवती मैडम, उधर आपने पढ़ा होगा। उधर मन के साथ क्या जुड़ता है? मन के साथ भी अहंकार नहीं होता है क्या? जी सर। बिना अहंकार के आए हुए बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता है। तो इसलिए वहां भी है। तो फिंगर नंबर या तो 6 में या फिंगर नंबर 8 में, दोनों में अहंकार है। 6 में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में और 8 नंबर आयुर्वेद में। तो ये हम कर सकते हैं, ये जहां करना हो वहां कर सकते हैं। पृथ्वी क्या है? में तो डिटर्मिनेशन और संकल्प होता है। हाँ? 8 में तो डिटर्मिनेशन संकल्प होगा ना? नहीं, आयुर्वेद में जब कोई भी ज्ञान प्राप्त होगा, पढ़िएगा मन वाला जब पढ़िएगा ना, चरक में मन पढ़िएगा तो उसमें कभी चरक पढ़िएगा, चरक संहिता, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कोई ज्ञान आता है तो सबसे पहले अहंकार आता है और अहंकार जब आएगा उसके बाद बुद्धि तत्व विकसित होता है। तो पहले अहंकार तो आ गया और उतना अहंकार होना जरूरी है, नहीं तो जीवित नहीं रह पाएंगे आप। तो 10-12% तो आपको अहंकार होना ही चाहिए, लेकिन 90% हो जाएंगे तो वो तुरंत बोल देगा कि क्या है हेमंत जी, और ये आप मुझे पहचाना नहीं, तुरंत बोलेगा आप जानते नहीं मैं कौन हूं। जब ये बोल दे तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 नंबर और 8 नंबर पर कर सकते हैं। 8 नंबर में चाहे 8 नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए और चाहे 6 में 6 नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए। क्लियर? चलिए ठीक, आगे हम लोग चलें। बहुत देखिए, विचार जब आप पढ़ रहे हैं आयुर्वेद तो विचार भी करते जाइए और खूब विचारिए। जितना विचारेंगे उतना आपके प्रोटोकॉल बनते जाएंगे, निकलते जाएंगे। चलिए, इस महाभूत पृथ्वी में क्या है? संघात, जुड़ना, गौरव, भारीपन, स्थिरता। ये एलिमेंट कम होने लगे, स्थिर मूवमेंट। भाई स्थिरता माने अगर जहां स्थिर होना है वहां मूवमेंट हो, और जहां मूवमेंट होना चाहिए वहां स्थिर होने लगे, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। बस इसको समझिए। जहां पर भारीपन होना चाहिए वहां हल्कापन हो जाए तो गड़बड़, जहां स्थिरता है वहां मूवमेंट होने लगे तो गड़बड़, जहां मूवमेंट है वहां स्थिर होने लगे तो गड़बड़। ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये वाले हैं संघात माने जोड़ना। ये भी जोड़ती है। जोड़ते कैसे? पृथ्वी में एक कण हुआ, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, कुल मिलाकर के कण बढ़ते जाते हैं। तो ये कहाँ है? पृथ्वी के सारे कर्म विखंडित होने पर पहले दस्त होते हैं। पार्थिव ऊर्जा घट गई तो यूरिन और स्टूल पास होने लगा खूब। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास बढ़िया ये लिखा कि सामान्यतः लीवर और एलआई अथवा अन्य कारणों से पतले दस्त होते हैं। हमें वैशेषिक निदान, ये वात पर इन्होंने पहला निदान, पहला जो इन्होंने कहा उपचार, वो वात क्या दिया है?
वात पर कहा, ये कह रहे हैं कि वात की वजह से होता है पथरी दस्त। और हम लोग मानते हैं कि पहला कोई अभी तुरंत शुरू हुआ तो हमको वात पित्त कफ में पहली बीमारी वात की, फिर पित्त की, फिर कफ की। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम केवल उस मेरिडियन पे केवल सिंपल 2 और 1, तो में 2 और 2 और 1 में कौन प्रबल है बोलिए? 2 2। वायु। तो 2 को अगर घटा दें, 2 को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। 2 पावरफुल है, इसको कमजोर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2 सीडेड 1 टोन, एक तो ये तरीका है। दूसरा कह रहे हैं कि जल के शोध को हम करके, क्यों कह रहे हैं कि 2 4 सीडेड 5 टोन, क्यों? यूरिन अधिक पास हो रहा है, स्टूल अधिक पास हो रहा है। तो स्टूल क्या है? स्टूल है तो पार्थिव, लेकिन उसको बढ़ाना है, तो स्टूल को आप रोकिए और जल को कम कर दीजिए। तो 2 और 4, 2 में क्यों? 2 माने मूवमेंट, 2 माने मूवमेंट फ्रीक्वेंसी। तो 2 को सिलेक्ट कर दिया, जल को सिलेक्ट कर दिया, यानी जो बार बार जा रहे हैं तो बार बार आवृत्ति कम हो गई और 4 नंबर की कम हो गई, और 5वां नंबर टोन कर दिया। और कहां पर कर दिया? आपको एलआई पर, एलआई पर, मेन एलआई पर। तो एलआई अब इसमें है, एलआई में इसमें है। तो अगर वैसे लेना हो आपको तो एलआई पर, एलआई इसमें कौन सा मेरिडियन लेंगे अगर लेना चाहें? वैसे तो उन्होंने कहा एलआई भी मेरिडियन है। देखिए ये एलआई, ये भी मेरिडियन है, वात जॉइंट भी मेरिडियन है। और एलआई पर अगर 1 पर, एलआई में फिंगर नंबर 1 और 1 वर्टिकल मेरिडियन लेंगे तो भी ट्रीटमेंट इसका होगा। और अगर हम लोग 4 वर्टिकल लेंगे तो भी इसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि 4 को चिंता है ना हमारी। हमको चिंता क्या है कि पानी खूब बह रहा है, पतले दस्त हो रहे हैं, यानी पानी खूब जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिंगर नंबर 1 4 वर्टिकल मेरिडियन 2 4 सीडेड 5 टोन, या फिंगर नंबर 1 नोट कर लीजिए, फिंगर नंबर 1 0 वर्टिकल मेरिडियन। क्यों 0? हेमंत जी बताइए, आप अभी क्लास पिछले बार अटेंड किए थे, 0 पर महत्व दिया गया था। गरिमा मैडम भी, आपको भी याद होना चाहिए, पिछली क्लास में बताया गया था। जो उसमें क्लास में बताइए 0 का महत्व क्या बताया गया था। जब फिर यह कहा गया था, नोट कर लीजिए, फिर नोट करिए, आप पुराने नोट्स को थोड़ा पलट लिया करिए, पुराने क्लास के नोट्स को। जब भी कभी आपको लगे कि कभी भी आपको एनर्जी सिस्टम नहीं मालूम है कि किस मेरिडियन में हमको ट्रीटमेंट करें, तो यू चूज, प्लीज चूज 0 मेरिडियन। 0 क्यों? गर्मा मैडम बोलिए। 0 डार्कनेस। हाँ, 0 इज ओरिजिन। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ओरिजिन में तो प्रॉब्लम होगी ही। एलआई की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एलआई में, ओरिजिन में तो प्रॉब्लम होगी ही। तो अगर आपको सब भूल गया है तो कुछ नहीं, और सब भूल गया हो कोई फिर मान, तो फिंगर नंबर 0 वर्टिकल मेरिडियन 2 4 सीडेड 5 टोन। क्यों? शरीर तो भी है, शरीर का तो ट्रीटमेंट है, एलआई भी तो शरीर के भाग है, सबका भाग ये है, सब इसके नहीं, सब 2 4 भाग सीडेड, है। ठीक है, 2 4 सीडेड, 2 4 सीडेड, 2 4 सीडेड 5 टोन ये लिखा हुआ है इसमें। 3 5 टोन। तो बस, तो हम लोग जो है यहाँ पर अपने को स्थिर करते हैं। ये हम लोग का कर्म वाला हो गया है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर क्लासेस में। तो हम लोग खेमका सर को बार बार याद करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपसे अपना ज्ञान, आपसे जो प्राप्त ज्ञान है उसको आत्मसात करना चाहते हैं। इस ज्ञान की ऊर्जा को हर जगह इसलिए फैलाना चाहते हैं ताकि हमारी थेरेपी बढ़े, और इस थेरेपी बढ़ेगी तो जन कल्याण होगा, और जन कल्याण होगा तो खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर आते हैं।